नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। हमारी पहली क्लास है ज्योग्राफी का। यहाँ पे हम भारत का जो पूरा ज्योग्राफी है तो समझेंगे। भारत में क्या क्या है, सारी चीजें हमें यहाँ देखना है। यानी कि भारत की जियोग्राफी में क्या क्या आता है, सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या आएगा वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहली क्लास है। क्या भारत का परिचय है, कितनी नदियां हैं, कहाँ है, कौन सी है, पर्वत कौन से, पठार कौन से, ये इसका मेन विस्तार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा चैनल पे पहली जियोग्राफी की क्लास है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ये आपको करना है, ठीक है? और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपके तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हम जियोग्राफी का ये चैप्टर। यहाँ पे पहला सेक्टर क्या है, भारत की ज्योग्राफी। देखो इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत के बारे में, भारत ये आपको दिख रहा है कि कैसा है, कहाँ से है, क्या क्या क्वालिटी है, भारत में कहाँ है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, जो भी है सब पढ़ेंगे हम। डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे सारी चीजें। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, तो भारत का परिचय। यानी कि पूरे भारत का परिचय क्या है, तो नाम पढ़ेंगे, मिट्टियां, नदियां, पर्वत, पठार, सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। राज्य कैसे बने, कैसे नहीं। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी आकृति कैसी कैसी आकृति आपको दिख रही है, ठीक है। स्थिति कहाँ पर ये अवस्थित है, भूगोल में, पृथ्वी पे, एशिया में, समुद्र में कहाँ है वो भी देखेंगे। विस्तार कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ, कौन सी अक्षांश में फैला हुआ, कौन सी देशांतर में फैला हुआ है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, यानी कि कितने पड़ोसी देश हैं, कौन जलीय, कौन स्थलीय, कौन आतंक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कितना क्षेत्र लगा हुआ, कितना क्षेत्र नहीं लगा हुआ, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके बाद देखते हैं भारत के राज्य के, भारत में कितने राज्य, कैसे बना, कैसे टूटा, कौन मिलाया, कौन हटाया, कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा नहीं है, कहाँ मुख्यमंत्री, कहाँ नहीं, राज्यपाल, क्षेत्रफल, जिले, जो भी चीजें हैं वो सब देखेंगे जियोग्राफी की दृष्टि से। कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कौन सी नदियां जाती है, कौन सी नहीं जाती, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो देखेंगे भारतीय द्वीप। अब भारत के पास द्वीप समूह कौन कौन, बहुत सारे द्वीप है लेकिन द्वीप समूह दो मुख्य आपको पता होगा कि एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर लक्षद्वीप है और दूसरा यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये सारी चीजें हम इसमें ही देखने वाले हैं, इनमें हम देखेंगे सारी चीजें। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, दक्कन का पठार, सह्याद्री पर्वत या फिर मेघालय की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, वो सारी चीजें। मैदान जैसे कि पठार कौन सा, दक्कन का पठार है आपका, वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे। रेगिस्तान है, मैदान है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गोदावरी का मैदान है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम इसमें क्या, भारतीय नदियां, जैसे कि तीन मुख्य नदियों का आपने पढ़ा होगा, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र। इन सभी को हम डिटेल से देखेंगे, एक एक चैप्टर करके हम देखते चलेंगे। इसके बाद आते हैं उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले कौन सा बना, जो उत्तराखंड में बना था 1936, और कौन कौन से राज्यों में है, कौन इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय माना गया, कौन सा नहीं माना गया, ये हम सब देखते हैं। मिट्टियां, कौन सी मिट्टी कहाँ है, कैसी फसल होती है, कैसे कलर की होती है, कौन कौन सी जगह पर पाई जाती है, कैसे बनी है, ये उपयोगिता क्या है, सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और भी जो टॉपिक्स हैं उनको हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो सारी चीजें जैसे जैसे बच्चों की डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे हम पढ़ते चलेंगे। तो ये इसका परिचय है मैं हमारे अभी पढ़ाने का वर्तमान में। ये लगभग आपका 4 महीने जो भी है चलने वाला। तो इतने के बाद अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो ये है सबसे पहले वर्ल्ड। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विश्व है क्या। ये पूरा आपको दिख रहा है, इसमें ये भारत कहाँ पर है, भारत आपको ये दिख रहा है। अब भारत दिख रहा है तो भारत कहाँ है, ये महाद्वीप है सर। महाद्वीप है तो कौन से महाद्वीप है? सबसे पहले हम इनको कवर कर लेते हैं। ये आपका वर्ल्ड क्या है, इस, अब विश्व में, तो विश्व में कहाँ पर कैसी स्थिति है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। भारत हमको दिख रहा है सर, ये रहा भारत,
ये भारत है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, भारत है। ये आपको भारत दिख रहा होगा, यहाँ पर है। बाकी चीजें क्या है, भारत कितनी सी जगह में है और कहाँ कहाँ पर कौन से देश है, कौन से महाद्वीप है, ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं थोड़ा तो डाटा हमें पढ़ना पड़ेगा। कि वर्ल्ड जियोग्राफी हमने एक बार पढ़ा था, लेकिन ऑनलाइन अब हम उसको पढ़ाने वाले कुछ धीरे धीरे टॉपिक कवर करते चले। सबसे पहले अभी हमें देखना है भारत के उपलक्ष्य में सारी चीजें, तो सबसे पहले हम महाद्वीप देखेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कैसे कैसे आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत जहां पर है वो कौन सा आपका महाद्वीप है। भारत जहां पर है वो है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, तो आपका वो है एशिया, ठीक है। इसमें भारत अवस्थित है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित आपको दिख रहा होगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आता है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। कौन सा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पूरे को, एशिया महाद्वीप को। चलो यही लिख लो पहले, उत्तर अमेरिका पूरी डिटेल से समझो। उत्तर अमेरिका, नीचे आपको दिखेगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका कोई देश नहीं है। अमेरिका क्या है, अमेरिका एक क्या है, अमेरिका एक महाद्वीप है और संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा ओशिनी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा यूरोप। ये आपको दिख रहा है, ये यूरोप क्या है, तो ये आपको दिखेगा ओशिनिया। कौन सा दिखेगा, ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसके नाम पर जाना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा वही देश है। फिर ओशिनिया महाद्वीप में 14-15 देश यहाँ पर आए। सबसे पहले हम उसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आपके महाद्वीप। अब इतने महाद्वीप है, तो इनको हम बढ़ते हुए क्रम में या बड़े के क्रम में, छोटे के क्रम में, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे क्या आता है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे आता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका, क्या आता है, अंटार्कटिका। छठवें नंबर पे आता है आपका यूरोप। सातवें नंबर पे आता है आपका ओशिनिया, ठीक है। तो ये तो वर्तमान महाद्वीप है, क्या है, वर्तमान महाद्वीप। लेकिन अगर देखा जाए इन महाद्वीपों को, कहीं पे आपको शुरुआत में पहले 5 महाद्वीप देखने को मिलेंगे, उसके बाद में आपको 6 भी देखने को मिल जाएंगे, 7 भी देखने को मिल जाएंगे, 8 भी देखने को मिल जाएंगे। कैसे 5 है, कैसे 6 है, कैसे 7 है, कैसे 8 है, चलो तो भी हम थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या है, देखो इन दोनों को मिलाकर, ये पहले पानी का स्तर नदी के हिसाब से नहीं देखा गया था, बड़े अगर जल के हिसाब से देखा जाए, इन दोनों से मिलाकर केवल एक ही महाद्वीप बनता था, यूरेशिया। क्या बनता था, यूरेशिया, यूरेशिया। इसके बाद में इन दोनों से मिलाकर केवल एक ही महाद्वीप था, ये पूरा अमेरिका महाद्वीप। क्या था, अमेरिका महाद्वीप। इसको बाद में बांटा गया। इसके बाद में अंटार्कटिका, यूरोप, यूरोप को एशिया और ओशिनिया। अब देखो अब कौन कौन से महाद्वीप आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले यूरेशिया, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर। कितने महाद्वीप हुए, सिर्फ 5 महाद्वीप हुए। 5 के बाद इस अमेरिका को पनामा नहर जो है यहाँ से, इसको 2 भागों में बांटा। एक ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तर का हिस्सा कह दिया गया, नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिण का। लेकिन था किसका भाग, अमेरिका का। अमेरिका का भाग है तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये यहाँ पर यूरेशिया था, इसको यूरोप कहा और
एशिया कहा, तो यूरोप कहा, इसको एशिया कहा। तो इस तरीके से अगर इनको एक एक माना जाए तो दो कम हो जाएंगे, 7 से कितने बचे, 5। बाद में फिर 6 हो गए, इसको नहीं बांटा, इसको बांट दिया, इसको नहीं बांटा, इसको बांट दिया। इसके बाद में 8वां महाद्वीप, जो नया महाद्वीप अगर आप देखोगे, ये जो है ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम भी यहाँ की है, न्यूजीलैंड की। तो इसे माना जाता है कि पहले डूब गया था, बाद में उभरा, तो उसे छोटा महाद्वीप संज्ञा दे दी गई थी। लेकिन हम अभी कौन सा मानते हैं, तो ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप। तो ये आपके क्या है, महाद्वीप है। कौन सा बड़ा है, तो पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, उत्तर अमेरिका, चौथे पे दक्षिण, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठवें पे यूरोप और सातवें पे ओशिनिया आता है। ये आपके महाद्वीप है। अब इन महाद्वीपों में जनसंख्या सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप है, क्योंकि चाइना और जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। ये तो हुआ महाद्वीप का क्रम। अब हम देखते हैं महाद्वीप के क्रम के अलावा ये हमारा क्या है, देखो ये है आपका, तो देख लो एक बार, अब हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहले नंबर पे आता है रशिया, पूरा महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका। तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, उत्तर अमेरिका। चौथे नंबर पे क्या आता है आपका, दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर पे क्या आता है, अंटार्कटिका। छठवें पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि देश भी है, कुछ देश है। देश मतलब कैसा, कि जैसे बड़े देश आते हैं, सबसे बड़ा देश कौन सा है, फिर उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है। महाद्वीप बड़े हैं तो उन पर बड़े बड़े देशों का भी नाम आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही देखेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश यहाँ पर आता है आपका क्या, रूस। पहले नंबर पर रूस। अब कोई कहे सर रूस यूरोप में आता है, एशिया में आता है, उत्तर अमेरिका में आता है, तो हमें क्या, ऑलरेडी बड़ा है। अगर इनका भाग छोड़ने के बाद अगर वो छोटा बचता, तब हम उसे कहते कि नहीं हाँ ये छोटा है, लेकिन नहीं, ये यूरोप का भाग हटाने के बाद भी, उत्तर अमेरिका का भाग हटाने के बाद भी ये पूरे एशिया में पहले नंबर फिर भी बचता। चाइना को पहले नंबर पर नहीं रख सकते। अगर किसी के पास पैसा है और उसके पास ज्यादा कर्ज है, अगर वो कर्ज पटाने के बाद भी, कर्ज चुकाने के बाद भी अगर उसके पास फिर भी ज्यादा पैसा बचता है, तो फिर भी वो अमीर है। इसी तरीके से ये इसकी जगह छोड़ने के बाद भी अगर ये इसकी जगह यहाँ से छोड़ दी जाए, तब भी ये क्या है, तब भी ये बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश है आपका क्या, उत्तर। तो उत्तर में जो है कौन, रूस। एशिया महाद्वीप में कौन है, रूस। ये है आपका सबसे बड़ा देश। इसके बाद में आता है आपका, पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा, कनाडा। कौन सा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कनाडा। उत्तर अमेरिका का भाग है। उत्तर अमेरिका में 3 बड़े देश आते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तीनों के पास समुद्री सीमा है। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, कनाडा। अब तीसरे नंबर का सबसे बड़ी दिक्कत है कि तीसरे पे चाइना आएगा या फिर आपका अमेरिका आएगा। तो चाइना आता है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे क्या आता है, वो यूएस। लेकिन एनसीईआरटी इसको तीसरे नंबर पे, कौन से नंबर, तीसरे नंबर पे वो मानते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ द्वीपों की सीमा है, कुछ अलग जो क्षेत्र इसका जुड़ रहा है जलीय क्षेत्र को भी मिला के, तो उसके पास इस तरीके से इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। एनसीआरटी तीसरे पे मान लेती है, इसको चौथे पे मानती है एनसीआरटी इसको, तो चाइना को एनसीईआरटी मानती है चौथे नंबर पर। तो आपको जैसा ऑप्शन मिले वैसा आप लगा देना। वैसे चाइना ही तीसरे नंबर पे आता है नॉर्मली देखा जाए तो। इसके बाद देखिए बुक्स में अधिकतर यही मिलेगा। इसमें इसके बाद कौन सा आता है, ब्राजील। कहां पर है ब्राजील, ये रहा ब्राजील। 4 हो गए हमारे। पांचवें नंबर पे आता है आपका ब्राजील। कौन से नंबर पे आता है, पांचवें नंबर पे आपका ब्राजील आ जाता है। ब्राजील कौन से नंबर पे है, पांचवें। पहले कौन सा, रूस। दूसरे पे कनाडा। तीसरे पे चाइना। चौथे पे आपका क्या है, अमेरिका। पांचवें पे आपका क्या है, ब्राजील। के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। छठवें नंबर पे क्या आता है आपका, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे क्या आ जाता है, भारत आता है। कितने नंबर,
7वें नंबर, 7 नंबर भारत। कौन सा नंबर? 7 नंबर है भारत। भारत का कौन सा नंबर है? 7। 7 बड़े देश यहाँ पर देख लिए हमने। एक जो सबसे बड़ा देश आपको दिखेगा वो है अर्जेंटीना, 8वें नंबर। अर्जेंटीना कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले पहले नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे पे आता है आपका अमेरिका। और तीसरे पे आता है क्या? चाइना। चौथे नंबर पे क्या आता है? अमेरिका। चौथे के बाद 5वें पे क्या आता है? ब्राजील। 6वें पे क्या आता है? उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। 7वें पे तो आपको पता ही है भारत। 8वें पे क्या आता है आपका? अर्जेंटीना। क्या आता है? 8वें पे आता है आपका भारत। 8वें पे आता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 8 बड़े देश हैं आपके। और इसके बाद अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि को छोड़कर जनसंख्या की दृष्टि से, आपको इनको पहले नंबर पे बस यही याद रखना है। पहले नंबर पे भारत आता है और दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे चीन। भारत क्रॉस कर इसको चाइना। भारत अब जनसंख्या के मामले में पहले नंबर, 1.43 या 1.5 अरब के जो है उस पॉइंट के ऊपर इसकी जनसंख्या पहुंच गई है। ये जनसंख्या के हिसाब से है। ये किसके हिसाब से? आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है और ये जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना। पाकिस्तान है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप हो गए हमारे। महाद्वीप के बाद देश हो गए हमारे। इतनी चीजें होने के बाद अब हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा नंबर है? 7वां। तो लेकिन क्षेत्रफल है कितना? क्षेत्रफल है इसका 32, 87, 263। कितना है? 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि प्रतिशत में होता है 2.42%। ठीक है? किसका? विश्व के क्षेत्रफल का। यानी कि जो आपको ये कलरफुल जितनी भी चीजें दिख रही हैं, इसको अगर इकट्ठा कर लिया जाए, अगर इसको 100% मान लिया जाए, तो भारत उसमें अपनी भूमिका निभाता है मात्र 2.42% पूरे क्षेत्रफल में। ठीक है? और क्षेत्रफल पूरे 2.4% है कितना? 32, 87, 263। कुछ क्या है बांग्लादेश के साथ साझा कर लिया गया है, तो कुछ हिस्सा भी कम भी आता है, 240 वर्ग किलोमीटर। हाँ, लेकिन बुक्स में यही अभी दिया है, अपडेट नहीं हुआ है, तो यही हम मानेंगे, यही हम पढ़ते हैं। ये है भारत का क्षेत्रफल जो कि 2.42% है क्षेत्रफल के हिसाब से। और कहाँ किस महाद्वीप में आता है ये? तो एशिया महाद्वीप में ये आता है। एशिया महाद्वीप में भी कौन से हिस्से में ये आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, हमको देखने को मिलेगा एशिया को अगर हम दो भागों में बांट दें, तो ये है आपका उत्तरी क्षेत्र, ये है आपका दक्षिणी क्षेत्र, ये है आपका पूर्वी क्षेत्र, तो ये है आपका पश्चिमी क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है कौन? भारत। तो एक एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश, यानी कि जो मेन बड़ा देश है, वो आपको कौन सा मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा इंडिया। 7वें नंबर का क्षेत्रफल के हिसाब से, के बाद में जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर पहुंच गया। ठीक है? तो ये कुछ भारत के बारे में डिटेल्स थी। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें ये लिखा हुआ भारत दुनिया के सबसे बड़े, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सर एशिया महाद्वीप। तीसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हुआ आपका? तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका हुआ ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया आप कहते हैं। ठीक है? तो ये है। और उप महाद्वीप, महाद्वीप के दक्षिण भाग में कौन सा देश है?
ये है आपका उप महाद्वीप। कौन सा क्षेत्र? ये है आपका उपमहाद्वीपीय देश। अब उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? सर उपमहाद्वीप वो देश होता है, कई उपों में या कई क्षेत्र जगहों पे ये बताया जाता है कि यहाँ से जब भारत की प्लेट टूट के खिसकी और यहाँ जाकर जब टकराए, तो जो भारत में देश है वो श्रीलंका, इसके बाद मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये देश आते हैं। लेकिन भाई भारत की प्लेट पे तो म्यांमार भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, क्योंकि इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। तो ये भारतीय प्लेट का है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का है। तो इस तरीके से मालदीव आता है, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। उपमहाद्वीपीय का हिस्सा समझ गए आप। दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत एशिया में है। दक्षिण एशिया में भारत है। ये बात देखो, ये कौन सा है आपका? ये हमने पढ़ लिया है। इन दोनों से मिलकर यूरेशिया कहते हैं, इसको मिलकर क्या कहते हैं? तो आपका अमेरिका कहते हैं। ये अफ्रीका है, ये भारत है, वो ओशिनिया है, वो आठवां न्यूजीलैंड है। ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। सफेद महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। काला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है आपका। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप। काला सागर भी है आपका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये क्रम से भी आपको याद रखना है। बाद में हम आगे देख लेते हैं। ये क्या है? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एशिया महाद्वीप। सर पहले नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे अफ्रीका आएगा, तीसरे पे अमेरिका आएगा, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठवे पे यूरोप, सातवें पे ओशिनिया, आठवां ये आपको दिख रहा है। तो ये महाद्वीप है आपके। ये महाद्वीपों का क्रम है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप। यहाँ पे आपको ये देखिएगा भारत। क्या देखिएगा? भारत देखिए, क्या देखिएगा? ये है आपका भारत। ठीक है, तो भारत एशिया के सबसे दक्षिण हिस्से में आता है। ये यूरोप यहाँ से कट रहा है। ये आपका अफ्रीका भूमध्य सागर है आपका। ये जल संधि यहाँ पर जो बनी थी 1869 में, सुएज नहर बनी थी। यहाँ पर आपकी पनामा नहर बनी हुई है, यहाँ पर आपकी सुएज नहर बनी। ठीक है, तो ये इन्होंने इसको अलग कर रखा। अगला अगर हम देखें आगे की तरफ, ये है हमारा क्या? तो ये उपमहाद्वीपीय देश हम पढ़ रहे। उपमहाद्वीपीय में कैसा कि भारत है, इस पूरे देशों में, चाहे वो मालदीव हो, श्रीलंका हो, भारत हो, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सभी में जो सबसे बड़ा देश है वो है हमारा भारत। भारत बड़ा देश है, इसीलिए इसको कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा देश क्या है? भारत। उस भारतीय उपमहाद्वीप में देश कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान भी आता है। कौन सा आता है? पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के बाद कौन सा आता है? के बाद आता है आपका नेपाल भी आता है। नेपाल के बाद भूटान आ जाता है, बांग्लादेश भी आता है। बस यही देश आपके आते हैं और इंडिया आता है। लेकिन कई बुकों में आपको किसके आधार पर दिया? तो प्लेट के आधार पर श्रीलंका भी बताया गया, मालदीव भी बताया। लेकिन अब ये नहीं पढ़ने का। तो आखिर ये किसके हिसाब से? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत, ये आपने अगर देखा हो कभी, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत देखा, ये क्या है? हिमालय पर्वत क्या हुआ? इधर इधर नहीं है। ये हिमालय पर्वत भी आपका ये म्यांमार के बॉर्डर से निकला हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप भी हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, इस क्षेत्र में ये जो आपको दिखेगा, ये क्या है? लोग कर दिया इसने इस एरिया को। नीचे क्या है? पानी है। ऊपर क्या है? पर्वत है, पठार है। यानी कि कहने का जरिया है कि ये पूरा एक अलग से महाद्वीप लगने लगा कि भाई ये पूरा कटा हुआ क्षेत्र है महाद्वीप। इसीलिए इसको कह दिया गया कटा हुआ क्षेत्र है, तो उपमहाद्वीप हो गया। यानी कि अगर राष्ट्रपति है तो फिर राष्ट्रपति अगर है तो बाद में उससे छोटा क्या बनेगा? तो छोटा बनेगा आपका कौन? उपराष्ट्रपति। तो पूरे महाद्वीप का छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप हिस्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा कौन है? भारत। इसीलिए इसको कह देते हैं हम क्या? भारतीय उपमहाद्वीप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप हम इसको कह देते हैं।
यहाँ से ये आपकी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारत उपमहाद्वीप का हिस्सा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में, अब एशिया के दक्षिण भाग में अवस्थित है। किसके भाग में अवस्थित? एशिया के दक्षिण भाग में ये अवस्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अरे एशिया महाद्वीप, हमने अभी पढ़ लिया है। दक्षिण भाग में, ये दक्षिण भाग में ऊपर क्या है? एशिया, और ये क्या है? दक्षिण भाग में। कैसा देश है? उपमहाद्वीप, नहीं उपमहाद्वीपीय देश है। तो नाम ही क्या उस उपमहाद्वीप? भारतीय उपमहाद्वीप। इसके बाद में अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से आते हैं? सम्मिलित देश आते हैं आपके, एक तो आता है आपका देश देखना है, भारत सबसे बड़ा, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भी आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश, श्रीलंका इसके हिसाब से आते हैं। लेकिन अब बुक्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन वैसे पर्वतों के हिसाब से देखा जाता तो बस यही है कि क्योंकि जल है, क्या है? जल संकट, और ये उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। आगे इसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है। ये है आपका भारत, दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? भारत है। पूरे एशिया महाद्वीप पे ये कहां पर है? सर ये दक्षिण में। कहाँ है? ये दक्षिण, कहाँ है? दक्षिण हिस्से में। बाकी आस पड़ोस जो आपको देश दिख रहे हैं पूरा एशिया महाद्वीप दिख रहा है। पूरे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्या है? रूस है आपका। क्या है? रूस है। तो ये आपका एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला अगर हम देखें इसमें, देखिए भारत दुनिया के सबसे बड़े एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में उपमहाद्वीपीय देश, क्लियर। इसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश आपको क्लियर हो गया। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश, एशिया का 3रा बड़ा देश, रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त ईरान और ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आपको ये बता दिया 7 बड़े देश कौन कौन से होते हैं। देखो कौन कौन से, पहले नंबर पे आता है आपका रूस, दूसरे नंबर पे आता है आपका कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, 8वां आता है आपका अर्जेंटीना। क्या आता है? अर्जेंटीना। ये 8 बड़े देश होंगे। अब 7वां बड़ा देश कौन है? भारत। एशिया का, एशिया का कौन सा? 3रा बड़ा देश। अब 3रा बड़ा देश है तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे सर रूस आएगा, दूसरे नंबर पे चाइना आएगा और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? तो भारत। इस तरीके से ये एशिया का 3रा, एशिया का 3रा जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर। अब भारत का परिचय, यहां तक हमने अभी भारत को वर्ल्ड के बारे में समझा कि वर्ल्ड में भारत कहाँ है, किस तरीके से कैसा स्थित है, ये हमने पढ़ा। अब हम भारत के नाम के बारे में समझेंगे कि नाम कैसा कैसा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संविधान के बारे में बात, के बारे में बात, तो संविधान के बारे में बात करें। क्या है संविधान? भारतीय संविधान, आपको पता है अभी 26 जो नवंबर थे तो भारतीय संविधान बनकर रेडी हो गया, लेकिन लागू नहीं। लागू क्या? 26 जनवरी। तो जब इसमें अनुच्छेद बनाए गए, 395 अनुच्छेद जब लिखे गए थे तब पहले ही अनुच्छेद में कहा गया था कि हम शुरुआत में जब काम करते हैं, अगर आप किसी चीज में निबंध लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो सबसे पहले ये सोचोगे ना लिख किस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे लिखी जा रही है? यहाँ लिखी जा रही है भारत में। तो उन्होंने सबसे पहले ही अनुच्छेद में कहा गया, क्या कहा गया? कि भारत के बारे में। तो भारत को क्या, बहुत मत हुआ, मतभेद चल रहा था, इसका नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए। तो वर्ल्ड लेवल पे ये इंडिया फेमस था। हमारा पुराना नाम भी इसका भारत था। तो कहीं पे कहीं ना कहीं इसको हम दोनों नामों में जब कंफ्यूजन था तो दोनों ही नाम इसके रखे गए, भारत अर्थात। इनमें से सबसे फेमस नाम क्या है? सबसे फेमस नाम है आपका क्या? तो इंडिया। क्या है? इंडिया। आई लव माई इंडिया। आपने सॉन्ग भी कई सुने होंगे, कई सारी चीजें हैं। भारत, लेकिन भारत इतना प्रचलित नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे आपका इंडिया ही फेमस है। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद पहले में। अनुच्छेद पहले में कितने नामों का उल्लेख किया गया है? 2 नामों का उल्लेख किया गया, भारत अर्थात इंडिया। क्या यही नाम है? नहीं सर, और भी नाम है। ठीक है, तो वो कौन कौन से नाम है वो भी हम देख लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया। इसके बाद में भारत का प्राचीन नाम क्या है?
भारत का प्राचीन नाम क्या है? देखो, भारत का प्राचीन नाम जब उत्तर भारत था, उत्तर भारत का अगर उत्तरी क्षेत्र देखें तो वहां से आर्य आए थे। कौन आए थे? आर्य आए थे। और आर्यों के नाम पर ही क्या पढ़ा गया? आर्यवर्त से क्या कहा गया? आर्यों के नाम पर भारत देश का जो नाम है वो आर्यवर्त किया गया। अब इन आर्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ था, तो राजा भरत। अब जब राजा भरत शक्तिशाली हुआ, कहा जाता है कि उसने शेर को भी मार दिया, बहुत जीत युद्ध लड़े उसने। ठीक है, तो इसलिए उस राजा भरत के नाम पर, वैसे राजा भरत तो रामायण में भी थे, ठीक है, और भी भरत नाम के उल्लेख से कहा जाता है कि किस राजा के नाम पर रखा गया कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी जो मिलती है साक्ष्य वो इसी को बताते हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख ले। आर्यों के नाम पर आर्यवर्त रखा गया। इन्हीं का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भरत। कौन था? इन्हीं के नाम पर क्या कहला है? राजा भरत के नाम पर भारत कहला है। क्या कहला? किसका था? आर्यों का। किसका था? आर्यों का। अब आर्यों का था तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? भारत के उत्तरी क्षेत्र में सिंधु नदी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी के उत्तरी क्षेत्र में जो था जिनका निवास था वो आर्यों का था। सिंधु घाटी में ही उनका निवास स्थान था। इसमें सिंधु घाटी आर्यों का निवास स्थान। उत्तर भारत में बहने वाली सिंधु नदी घाटी में। हाँ, ठीक है। अब उत्तर भारत में बहने वाली जो नदी है वो सिंधु है, तो उन्हीं को आगे चलकर क्या कहा? वैदिक काल में आर्यों ने, इसने आर्यों ने इस नदी को सिंधु नदी कहा। इसमें किस काल में कहा गया ये पूछा जाता है। किसने कहा ये भी पूछा जाता है। आर्यों ने सिंधु नदी को सिंधु नदी कहा। बाद में इसको हिंदू नदी किसने कहा? कि ईरानियों ने इसको क्या कहते हैं? हिंदू नदी। देखो, अब क्या क्या कहा? बाद में जो ईरान देश है, कौन है? ईरान देश है, वहां से क्या आता है? ईरान देश से कुछ लोग आते हैं, तो वो क्या है? साको हा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साको हा पढ़ते हैं। तो इन्होंने ही बाद में क्या कहा? ईरानियों ने कि भाई ये सिंधु नदी नहीं है, ये हिंदू नदी है। क्या है? हिंदू नदी। ये आपकी सिंधु नदी नहीं है, हिंदू नदी है। हिंदू नदी। और हिंदू नदी के नाम पर जो हिंदू नदी के आसपास यानी कि सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र था उसको इतनी दूर बैठे हुए देश का व्यक्ति क्या कहता है? वहां पर जो हिंदू हिंदू नदी है यानी कि सिंधु नदी है, उस हिंदू नदी के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने कह दिया हिंदुस्तान। तो भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यभट्ट किसने कहा? आर्य के नाम पर। भारत कैसे पड़ा? राजा शक्तिशाली भरत के नाम पर। भारत अर्थात इंडिया किसमें है? भारत अर्थात इंडिया किसमें है? तो आपका किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 1 में इसको अपनाया गया। और बाद में यूनानियों ने इसको क्या कहा? यूनानियों ने इसको कह दिया, क्या कह दिया? यूनानियों ने कहा कि हम अलग ही नाम दे देंगे। यूनानियों ने इसका नाम दे दिया, ये लोग क्या कहते हैं भाई? मेन जो इम्पोर्टेंट नाम आपको रखा गया भाई दिया उन्होंने। कैसे दिया? इसको नदी को भी उन्होंने क्या कहा? इस नदी को इन्होंने इंडस नदी कह दी। ये हम इंडस नदी के नाम से जानते हैं, साक्ष्यों में भी इंडस नदी, जो ग्रंथ वगैरह है उनमें भी इंडस नदी ही मिलती है, या इंडस नदी के नाम से जानते हैं। ऐसे ऐसे यूनानियों ने कहा कि आपको क्या कहा? अब बाद में और भी नाम है इसके, जैसे कि जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्यों है? सर जम्बूद्वीप इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा जम्बूद्वीप नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है जो टुकड़ा टूट के प्लेट आ गई। भारत के कई टुकड़े हो गए हैं, ठीक है, इसलिए भारत खंड। हिमवर्ष, हिमालय की वजह से इसको क्या कहा जाता है? हिमवर्ष, अजनाब वर्ष और भारत वर्ष। आपको ये तो पता ही है, भारत वर्ष, अजनाब वर्ष, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र। तो इसके ये नाम है। ये बार पूछा जाता है कौन सा नाम किसने दिया, कौन कौन से नाम इसमें से नहीं है। तो भारत के बारे में सबसे पहले एक हमारा परिचय है। परिचय में भी सबसे पहले हमने केवल भारत के नाम देखे हैं। नाम में भी कौन कौन सा नाम है ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब भारत की क्या है? नाम देके अभी तो हमने कि भारत का नाम क्या है, विश्व में देखा कि भारत कहाँ पर अवस्थित है। अब भारत अवस्थित देख लिया, भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल देख लिया कितना है वो भी देख लिया, जनसंख्या कितनी है वो भी देख लिया हमने। अब भारत के नाम भी देख लिया, अब देखेंगे अब भारत कहाँ फैला हुआ है, ये भारत है कहाँ।
पृथ्वी पे कहाँ है, विश्व में कहाँ है, ब्रह्मांड में कहाँ है, वो भी हमें सारी चीजें पता होना चाहिए। अब ये देखो, ये क्या है, ये आपका ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। अब ग्लोब है तो इस पे ये इतनी सारी लाइन क्यों खींची? इतनी सारी लाइन इसलिए खींची गई है ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके, पढ़ सके, कौन कितनी दूर है। देखो, अगर कोई चीज है, यहाँ से सड़क है, या हम कह दें कि यहाँ से हमको गुना से कहाँ जाना है, गुना से भोपाल जाना है, सब दूरी कितनी है, कैसे नापोगे आप? तो कोई चीज होगी तभी तो उसको बनाया गया है। तो इसीलिए इनकी गणना की गई है और कुछ संकेत या लाइन बना के इसको रखा गया है, जिससे हम समझ सके, जान सके कहाँ कैसी चीजें हैं। जैसे कि आप यहाँ से राजस्थान तरफ जाओगे तो हम उसको कैसे बताएंगे कि वहां गर्मी ज्यादा है कि ठंड ज्यादा है, मौसम कैसा है, पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा। ये सारी चीजें इन रेखाओं से, कौन सा दिन कहाँ अवस्थित है, कब सूरज निकलेगा, कब रात होगी, ये सारी चीजें हमें इन रेखाओं से ही पता चल जाती है। तो ये इनके लिए हम सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं कि कौन सी रेखा कैसी। चलो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेखा क्या। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका क्या, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी। अब इतनी गोल तो है नहीं है पृथ्वी, उबड़ खाबड़, यानी कि पृथ्वी का आकार है कैसा? सर, पृथ्वी का आकार जो है इस तरीके का है। अब पृथ्वी का आकार इस तरीके का है, ठीक है, ऐसी है पृथ्वी। इस तरीके की पृथ्वी है, इस तरीके की पृथ्वी है। सर, इसको हम गोल क्यों पढ़ते हैं? गोल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको पढ़ने में समझ आ जाए, हमको जान सके हम चीजों, इसलिए हम आसानी हो हमको पढ़ने में। इसीलिए अब कहीं पर ऊंचा है, गहराई है, अब कहीं पर अगर गहराई है तो उसमें क्या भरेगा? सर, जल भर जाएगा। क्या भर जाएगा? जल। तो जितने भी समुद्र है वो पृथ्वी पे इस स्थिति में है। जहां पर कहीं सही जगह है तो वो मैदान है, जहां पर कहीं ज्यादा है, सागर है, झीलें जो भी हैं, बड़े बड़े समुद्र आपको मिल जाएंगे। कहीं पर अगर ऊंचाई है तो वो आपको पर्वत मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? पर्वत मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमने इसे एक रेखा में और एवरेज में गोलाई में बना दिया, जो कि दिखता है। ये किस आकार का था? जोड़ के आकार का था। किस आकार का था? जोड़ के आकार का। कैसी थी? पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है, इसी को हम कहते हैं, पृथ्वी के बाहरी भाग को अगर हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के बाहरी भाग को अगर हम पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर, जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड। इसी को हमने अगर हम पढ़ते हैं तो जियोग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी पढ़ेंगे। अगर पृथ्वी के अंदर वाले क्षेत्र को हम पढ़ते हैं तो जियोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजी पढ़ेंगे। ये आपका बाहरी क्षेत्र है, पहाड़ पर्वत पठार मैदान। ये आपका आंतरिक क्षेत्र है। क्या है? आंतरिक। समझ में आया? तो जियोग्राफी क्या होता है? भूगोल। वो बाहरी क्षेत्र होता है। आंतरिक क्षेत्र क्या होता है? वो आपका जियोलॉजी होता है। पृथ्वी क्या है? जियोड के आकार की तरह, आलू के आकार की तरह है। आपने देखा होगा आलू जो होता है वो कैसा आलू होता है, कहीं पे वो कैसा है, कहीं पे कैसा है, गोल आकार का नहीं होता। कहा जाता है कि अंडाकार की है पृथ्वी, ठीक है, लेकिन कैसी है पृथ्वी? तो जियोड के आकार की आपकी है। तो ये पृथ्वी थी आपकी। अब इस पृथ्वी को पढ़ने के लिए, ठीक है, पृथ्वी को पढ़ने के लिए हमने क्या किया है? देखो, ये आपका जियोग्राफी था। अब हम क्या करते हैं, इसको सही तरीके से हम बना देते हैं। अब क्या किया, इस पर रेखाएं खींची। रेखाएं कैसे खींची गई? सबसे पहले इसको आधा आधा कर लिया। अगर कोई चीज हमको बांटना होता है तो हम सबसे पहले उसको आधा आधा करें। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को भाग देना नहीं आता, उसको 210 रुपए बांटा, तो वो कैसे बांटे? तो इसको देगा और फिर 100 इसको देगा, बचे हुए पांच पांच अलग से बांटेगा। तो भाग देना थोड़ी आता है, नोट को ऐसे आप काटोगे थोड़ी ना। तो ये स्थिति होती है, ठीक। यहाँ से हमने क्या किया कि बीच में से एक रेखा खींची। अब बीच में ये तो इसका बीच था तो रेखा खींच ली, इसको नाम दिया इन्होंने 0 डिग्री।
क्या नाम दिया सर? 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हम अब इसमें से माइनस प्लस की चीजें लगा सकते हैं। बीच में क्या है? बीच में जीरो, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, पूर्णांक संख्या है। अब इसमें बीच में 0 डिग्री दे दी, तो इसके ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये है आपका उत्तरी ध्रुव, और नीचे का क्षेत्र जो है वो है आपका दक्षिणी। क्या है? उत्तरी ध्रुव। नीचे क्या है सर? दक्षिणी ध्रुव। ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव, नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये ध्रुव है। तो यहां से इसके इस तरफ जाएंगे, बाद में कितनी डिग्री आएगी? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आएगा आपका 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। क्या आएगा? 66.5 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा आपका कितना? 80 डिग्री। 80 डिग्री के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? हम इसको नीचे भी क्या आएगा आपका? 101 डिग्री आ जाएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 23 डिग्री आएगा, फिर 23.5 डिग्री आ जाएगा, 66.5 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद में आपका 80 डिग्री आ जाएगा, और फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या आ जाएगा? और इस तरफ भी क्या आ जाएगा? उत्तरी ध्रुव। तो इस तरीके से आपके डिग्री को बांट दिया। कहने का क्या मतलब है कि सर इस तरफ अगर देखा जाए 0 डिग्री से, तो 90 रेखाएं खींची। इस तरफ देखा जाए तो भी 90 रेखाएं खींची गई। क्या है? 90 रेखाएं खींची गई है। तो जब 90 रेखाएं खींची गई हैं इस तरफ ना इस तरफ, तो इनको नाम क्या दिया गया? इनको नाम दिया गया अक्षांश रेखा। नाम दिया गया? इसको बोलते हैं हम अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। तो ये 0 डिग्री रेखा, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को इक्वेटर बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ये आपकी इम्पोर्टेंट। बाकी के नीचे आपको दिख रही होंगी, इनको अब हम हटा देते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये कौन कौन सी रेखाएं हैं? देखो, ये आपको दिख रही होंगी। ये जो है ये जो क्या है? 23.5 डिग्री। इसके बाद में ये क्या है? 66.5 डिग्री है, और ये पोल। इसके बाद में ये क्या है? 23.5 डिग्री है, और ये क्या है? 66 डिग्री। ये सारी रेखाएं कैसी है? ये अक्षांश रेखा। ये कैसी रेखा है? ये है सर अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री, 66, ये है आपकी 66.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी 23.5 डिग्री है, ये है आपकी 66, ये कितनी है आपकी? 90 डिग्री। इधर क्या है? 90। तो ये है आपकी क्या? तो ये आपकी आ गई सारी चीजें इसमें अक्षांश में। अब अक्षांश में अगर आपकी आ गई है, क्या कर रहे थे? अब देखो, देखिए, अब ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव पर कौन सी है? 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव पे भी क्या है? 90 डिग्री। तो इसको नाम दिया गया है आपका क्या? इसको नाम दिया गया है आपका कर्क रेखा। कर्क, क्या नाम दिया गया है? 23.5 डिग्री को कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इसको बोलते हैं आपका। अब इनको समझो। पहली क्या है? 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है। विषुवत अक्षांश है, ये भी अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। अब दक्षिणी उत्तरी क्या है? इस तरफ वाला जो क्षेत्र है हमने आपको बता दिया उत्तरी क्षेत्र है। क्या है? उत्तरी क्षेत्र। और इस तरफ वाला क्षेत्र क्या है आपका? सर दक्षिणी क्षेत्र।
अब दक्षिणी क्षेत्र है तो इन सभी रेखाओं में बीच वाली जो रेखा है वो दो पार्टों में विभाजित कर, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि गोला आधा दक्षिण। तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी कि उत्तर की ओर, ये जो है उत्तरी अक्षांश, क्या है उत्तरी अक्षांश, ये आपकी क्या है दक्षिणी अक्षांश। इस तरफ अगर जाएंगे तो वो आपकी होंगी उत्तरी अक्षांश, ये आपकी क्या होगी दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या है मकर रेखा, 0 डिग्री बीच वाली जो है वो विषुवत रेखा इक्वेटर भूमध्य रेखा। 23.5 के बाद 66.5 डिग्री अगर हम देखते हैं तो 66.5 डिग्री नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये जो नीचे हमने पढ़ा था यहाँ पर अंटार्कटिका एक महाद्वीप था सफेद, इसीलिए इसको बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा अंटार्कटिक, ऊपर जो है वो है आर्कटिक, क्या है आर्कटिक, क्या है आर्कटिक है। तो ये आपका आर्कटिक, आपका कर्क रेखा विषुवत रेखा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी। अब हमने समुद्र नहीं पढ़े तो उनको भी हम पढ़ लेंगे। तो ये तो हुआ कर्क रेखा का, इसका हुआ कर्क रेखा का हिस्सा हो गया। अब हम पढ़ेंगे विषुवत रेखा, इसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को कहां पर 0 डिग्री पे, सूरज ही है इनसे आता है, लेकिन इनसे पहले हमें क्या है देशांतर रेखाओं को भी समझ लेना चाहिए। इनको हम मिटा देते हैं, नाम को नाम हटा देते हैं सभी का। अब यहां से अब हम देखेंगे क्या हुआ, ये तो ऐसी रेखा है इस तरीके से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो प्रकार की रेखा है, बीच में यहां से, बीच में यहां से एक रेखा और खींची गई, क्या खींची गई रेखा और खींची। अब क्यों खींची गई, क्योंकि पृथ्वी पूरी गोल है, ये क्या है पृथ्वी गोल है, ठीक है गोल है लेकिन जोड़ के आकार, तो इसको पढ़ने के लिए बीच में एक रेखा खींची। लेकिन इसमें समस्या आती थी, तो समस्या क्या है सर, इसमें क्या हुआ कि कन्फर्म ही नहीं हो रहा था कि 0 डिग्री माने कहां पर। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये माना गया 0 डिग्री लंदन से होकर गुजर रही है, जिसका क्या नाम है जीएमटी। जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रीन विच मीन टाइम, कई बार बच्चों को पता नहीं होता। तो जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इसको जीएमटी रेखा बोला गया, या फिर इसी को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, कैसे बोला जाता है वो पढ़ेंगे। इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है। तो ये बीच वाली 0 डिग्री हुई। अब बात करते हैं कि बाकी की रेखा कैसे खींची, ये तो बीच में तो खींच ले, कंफर्म भी कर लिया। अब देखो ये गोल चीज होती है, जो भी गोल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अगर आपको एक एक डिग्री पर, एक एक डिग्री पर इसको बांटना हो तो कितने डिग्री बन जाएंगे, 360 डिग्री बनेंगे। एक एक डिग्री करेंगे, एक एक डिग्री अगर करोगे तो 360 डिग्री बन जाएंगे। तो 360 रेखाएं खींच गई अब इसमें, कैसे इस तरीके, ठीक है। ये खींची गई है आपकी कौन सी देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा क्यों खा गए, क्योंकि ये कौन सा देश कहां पर स्थित है वो बताती है, कौन सा देश कहां पर स्थित है वो बताती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर क्या है भारत, ये क्या कर्क रेखा के कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, ये कौन सी रेखा है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश की नीचे। अब ये जो रेखा है ये आपकी कौन सी रेखा है, तो देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री से इस तरफ वाले हिस्से को बोलते हैं
पूर्वी, ये पूरब दिशा, और इस तरफ वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिम। और विषुवत रेखा से नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिण, और विषुवत रेखा से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम क्या? तो इतनी सारी जो रेखा है वो हमें क्या बताती है? रेखाओं का काम बताती है। ठीक है, तो अब देशों के ऊपर इस गोले में जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये जो नजर आ रही है, ये कौन सी रेखा है? ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर क्या है? 0 डिग्री देशांतर। और अगर हम बात करें, ये कौन सी रेखा है? तो ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश। क्यों? क्योंकि दो 0 डिग्री की रेखा है। अगर आप नाम नहीं दोगे अलग अलग, तो कौन सी देशांतर और कौन सी अक्षांश? तो ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है आपकी 23.5 डिग्री, और यहाँ पर है आपकी 66.5। ये आपकी 0 डिग्री। इसके बाद में ये आपकी कौन सी है? नीचे इसका ध्रुव दिख रहा है, इसलिए ज्यादा नीचे बना। 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। ये मकर रेखा है, ये अंटार्कटिका रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आपकी आर्कटिक रेखा। इस तरीके से ग्लोब में हमको देशों की स्थिति बता देते हैं। अब भारत कहाँ पर है? कर्क रेखा पर। तो भारत कहाँ अवस्थित होगा? कर्क रेखा पर अवस्थित होगा। इस तरीके से भारत जो है वो अवस्थित है। हम इस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं। ये है आपका क्या? भारत। तो ग्लोब पे हमें जो रेखाएं दी गई है वो कितनी अक्षांश है, कितनी देशांतर है, उनको भी हम समझ लेते हैं। ठीक? देखो, अब अक्षांश नीचे की तरफ जो है वो नीचे की तरफ 90 है। कितनी है? नीचे की तरफ 90 है। तो 90 इस तरफ है, एक जीरो बीच में, और 90 इस तरफ। टोटल ये जो रेखा बनी है हमारी, टोटल ये जो रेखा बन गई है वो बन गई आपकी 90 दूनी 180 और 181 रेखा बन गया। कितनी रेखा? 181 रेखा। अगर ये रेखाओं की बात करें तो ये आपकी कितनी बन गई है? तो ये बन गई आपकी 360 रेखा। यानी कि अगर हम बात करें 360, क्या है? 360 देशांतर रेखा है। कितनी है? देशांतर रेखा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। क्यों? देखो, एक एक डिग्री के अंतर पर, एक 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 डिग्री के अंतर पर इन्हें खींचा गया है। 360 डिग्री 360 बनी है। अक्षांशों को भी एक एक डिग्री के अंतर पर खींचा गया है, इसीलिए 90 ऊपर 90 नीचे बनी। टोटल 181 है, टोटल 360 है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, वो होती है आपकी 111.1 किलोमीटर, दो अक्षांश। और इनकी होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है, वैसे हम इसमें जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे देशांतर अक्षांश रेखाओं, तो ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ में जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक ये ना भारत की स्थिति पढ़ेगी, ना ही कर्क रेखा पता चलेगा, ना ही हमें कौन सी समय कितना हो रहा है भारत का, कौन सी मानक समय रेखा, कौन सी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, कितना टाइम आगे चलेगा, कितना आगे नहीं चलेगा, तब तक हम इनको नहीं पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें यह टॉपिक समझाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। और अक्षांश रेखा कितनी है? तो 181 है। तो यहाँ पे ये आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति पता चल रही है। बाकी ये जो है ये आपको दिख रही है, ये आपकी देशांतर रेखा है, जो देशों का क्या बताती है? अंतर बता, क्या बता? देशों का अंतर को बता रही है। तो ये आपकी देशांतर और अक्षांश रेखा है। अब हम इसको आगे समझ लेते हैं क्या है। रेखाओं का हमारा क्लियर हो गया है। 1 डिग्री बराबर कितना? 1 डिग्री बराबर अगर हम देखें, जब पृथ्वी घूमती है, देशांतर, जब पृथ्वी घूमती है तो 360 डिग्री में, अगर हम बात करें
360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी 24 घंटे में। बात को समझना, 360 डिग्री पे पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में। अगर 360 24 घंटे में घूम रही है तो देखो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 24 से भाग करोगे, 12 दूनी 24, 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी घूम रही है कितना, 15 डिग्री। और अगर हम बात करें 1 डिग्री, 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 1 घंटे बराबर कितना होगा, 60। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, 4 मिनट। कितने मिनट, 4 मिनट। यानी कि आप देखो, पृथ्वी अगर 1 डिग्री चल जाती है तो किन्हीं भी देशों के बीच का जो अंतर है वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा 1 डिग्री घूमने पे 4, टोटल 360 डिग्री घूमने पे 24 घंटे आगे समय पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये है आपका समय रेखा, ये बहुत काम आता है हमारा, ये हमने इसको समझ लिया। अब हम देखेंगे आगे की तरफ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्या है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर जाती है और भारत के मध्य से कर्क रेखा के गुजरने से भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय। ये नहीं समझा अभी हमने, लेकिन देख लो ये क्या है, हमसे कहा है अक्षांशीय दृष्टि से, मैंने कहा आपसे कि ये 0 डिग्री है, ये क्या है सर, 0 डिग्री है। तो ये किस भाग में बांटेगी, ये भाग हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध कह लो, ये भाग होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या भाग, दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम इस रेखा को खींच देते हैं तो ये आपका 0 डिग्री, ये इस तरफ का भाग कहलाएगा पूर्वी, इस तरफ का भाग कहलाएगा पश्चिम। ध्यान देना। तो भारत की स्थिति कहाँ, भारत की स्थिति है कर्क रेखा, कहां पर, ये है आपकी कर्क रेखा, 23.5 ने कहा ये आपका क्या है, भारत है। क्या है, भारत है, ये आपका क्या बन गया, भारत बन गया। अब यहां समझ, यहाँ क्या है कि अक्षांशीय दृष्टि से, अगर हम अक्षांश की बात करें, ये क्या है अक्षांश, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तर में है, भाई ये दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध उत्तर में है, भारत की दृष्टि क्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो भारत इस तरफ है, और अक्षांश के हिसाब से देखा जाए भारत इस तरफ ऊपर है और इस तरफ है, इससे ऊपर है और इस तरफ है। तो भारत किस दिशा में, कौन सी दिशा में चल रहे थे। अब कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, एक उत्तर का भाग और एक दक्षिण का भाग। सूर्य से किरणें इसी हिसाब में पड़ती है, तो यहाँ ज्यादा गर्मी रहती है, यहाँ मीडियम गर्मी, यहाँ ठंड, ठीक है, बर्फ जमा है। तो इसीलिए इस हिस्से को, गर्मी वाले हिस्से को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, और गर्मी और ठंड वाले हिस्से को उपोष्ण कटिबंधीय। उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय में आता है और नीचे वाला हिस्सा प्रॉपर गर्मी वाला, यानी कर्क रेखा पे गर्मी पड़ती है, तो यहाँ वाला हिस्सा क्या है आपका उष्ण कटिबंधीय। अब मध्य से गुजरती करके कहां से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, और भागों को कितने भागों में विभाजित कर, 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर आपका भारत है जो कि किस दिशा में, इस हिसाब से उत्तर में पड़ा है और इस हिसाब से पूर्व में पड़ा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध हम कहेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम इसको कहते हैं। तो क्या भारत उत्तर पूर्वी, इसमें भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हुआ भारत के बारे में। अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यही भारत, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यही स्थित है, यही कर्क रेखा पे स्थित है, यही आपका देखेंगे हम 82.5 डिग्री, वो भी हम अभी समझ लेंगे। ठीक है, क्या होता है देशांतर, धीरे धीरे हम सारी चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं। वैसे भी काफी टाइम हो गया है, आगे की क्लास हम अगले टाइम देखेंगे कौन सा क्या।
आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे अब भारत के बारे में अब हम प्रॉपर यहाँ पर पढ़ें। भारत कहाँ अवस्थित है, कितने डिग्री से शुरू होता है, कितने पर खत्म होता है, कौन सी कर्क रेखा, कौन सी आपकी IST 82.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, 8.4 क्या, 6.4 क्या, 97.25 क्या, 68.7 क्या, कितने राज्य से निकलता है, कितने राज्य से नहीं निकलता, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में, भारत का भाग क्या है, पानी कहाँ पर है, समुद्र कहाँ पर है, कितनी दूर है, विषुवत रेखा कहाँ है, कौन, ये सारी चीजें अब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। राज सब टोटल विस्तार से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी आगे की सीरीज यहाँ से चलती रहेगी। ये इसकी पहली क्लास थी, आगे भी हम यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।